हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की वीडियो लेक्चर सीरीज है हमारी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं। पिछला जो वीडियो था उस पर हमने वेक्टर जो कैलकुलस है उसका कुछ एक पार्ट देखा था। पूरी कैलकुलस नहीं है वो, वेक्टर कैलकुलस का कुछ पार्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो चीजें पढ़ी थी उसके अंदर जो है मैंने आपको कल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप वेल नॉन है किससे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, उसके पैरामीटर वगैरह सब आपको पता है, जिसमें हमने लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट देखा था। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम, क्योंकि स्फेरिकल पोलर भी देख लिया था, सिलेंड्रिकल जो है हमारा तीसरा जो सिलेंड्रिकल चल रहा था, उस सिलेंड्रिकल में हमने क्या देख लिया था, सिलेंड्रिकल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हमने जो है लाइन एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट तो मैंने आपको बता दिया था है? और उसमें एरिया एलिमेंट है वो हमारा बाकी था, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम लिखता हूं मैं, है ना। तो सिलेंड्रिकल जो सिस्टम था हमारा, उस सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर जो है हमारा एरिया एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो डिपेंड किस पे करता है, डायग्राम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये इस तरह से एक्स वाई जेड डायरेक्शन हमारी हो गई, एक्स वाई और जेड। इसके अंदर मुझे एक सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट लेना है, तो ये इस तरह से सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लूंगा। उसका सिलेंडर का क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, है ना। कौन सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ से ये और ये एक्सिस हो, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट ऐसे और ये पॉइंट। अब इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं ये कैसा है, आप ऐसा समझ लीजिए किताब है ना। एक किताब का आपका जो राउंड शेप में किताब है वो आपको दिखे, क्योंकि सिलेंडर का अगर आप इस तरह से अगर आप एक क्या काटते हैं, एलिमेंट लेते हैं ना, सिलेंडर को ऊपर से, यानी कि आपके पास कोई सिलेंडर है, इस मार्कर को मैं ऐसे और ऐसे अगर काटता हूं तो आपको इसी तरह की कोई शेप दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह की शेप के अंदर ये जो मुझे सामने दिख रहा है जो कैसा है, कर्व्ड सरफेस होगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। मान लीजिए एरिया देखने मुझे ना, कितने एरिया हो सकते हैं सिलेंडर के ऊपर, तो एक एरिया ये हो गया। दूसरा एरिया मुझे कौन सा दिख रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये जो है ये सेकंड एरिया है। इसी तरह से नीचे की ओर जो एरिया वो कौन सा दिख रहा है, थर्ड एरिया हो गया। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ जो इस तरफ वाला पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा मेरा इस तरफ वाला पार्ट, वो मेरा फोर्थ एरिया है। और इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे जो है वो कौन सा है मेरा, वो फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, ये फोर्थ और फिफ्थ पे कंफ्यूज मत हो ना। फोर्थ और फिफ्थ किस तरह से है कि मान लीजिए ये चक्सी में काटता हूं इस तरह से, है ना, तो इसमें राउंड शेप में है ना। चलो किताब से बता देता हूं। तो अगर मैं इसको काटूंगा, ये अगर मैं चक्की काटता हूं इस तरह से यहाँ से, ठीक है, इस तरह की एक चक्की बनती है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट मेरा कौन सा है, 4, और इधर पीछे वाला कौन सा है, 5 वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोई भी एंगल लेता हूं तो ये एंगल कितना होगा मेरा, इसको मैं 5 1 कह देता हूं, और ये जो यहाँ से यहाँ बनने वाला एंगल है बड़ा वाला, उधर पीछे वाले पार्ट का वो एंगल कितना, मान लीजिए 5 2। कोई एंगल हो सकता है जिस एंगल में मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसकी जो रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ये कितनी है मेरी, कैपिटल आर है। ठीक है, कितनी है, कैपिटल आर है। तो मुझे अब यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना एरिया एलिमेंट। ठीक है, एरिया एलिमेंट निकालना है। ठीक है, हर एक केस के लिए। फर्स्ट केस कौन सा है, फर्स्ट केस है मैं अगर मान लीजिए इस फर्स्ट पार्ट पे मैं कोई एक एरिया लेता हूं, ठीक है, इस तरह से मैंने एरिया लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन इसकी होगी ये कौन सी होगी, आर की डायरेक्शन, पहली बात तो। ठीक है, कहाँ पे है, अगर इस जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के मैं सरफेस पे, इस पे कोई से भी सरफेस पे चले जाऊं, इस पे अगर बात करता हूं तो वो इस एक्सिस से कितना दूर है, इसकी रेडियस के इक्वल दूर है ना। तो इसका मतलब कहाँ पे है, ये पहली बात तो ये है कि एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसके ऊपर तो ये बना हुआ है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। डायरेक्शन क्योंकि बाहर की तरफ है तो आर कैप डायरेक्शन हो गई। अब इस पे जाता हूं मैं कहीं पे भी, तो इसका मतलब फाई वाले में चेंजेस होगा, एक किसमें होगा, जेड एक्सिस में चेंजेस होगा। ठीक है, फाई और जेड में चेंजेस होगा। तो यहां से अगर एरिया एलिमेंट में बात करता हूं तो एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहली बात तो
किसमें, जेड में चेंजेस हो रहा है, दूसरा किसमें हो रहा है, फाई में चेंजेस। तो फाई वाले को क्या लिखते हैं आप, आर डी फाई। मैंने आपको कल बताया था कि फाई एक्सिस में चेंजेस होने पे क्या उसकी वैल्यू होती है डिस्टेंस की, आर डी फाई होती है। ठीक है, ये कितना होता है, डी जेड, और वैल्यू क्या है आपके पास, आर केप इसकी डायरेक्शन है, तो क्या हो गया, आर डी फाई डी जेड। ठीक है, आर डी फाई डी जेड, ये क्या होगा हमारा फर्स्ट एरिया एलिमेंट हो गया। सेकंड एरिया एलिमेंट, सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको एरिया एलिमेंट इस तरह से लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी, जेड केप डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए इस पे अगर आप चलते हैं इस एरिया पे तो इसकी आर चेंज हो रही है। ठीक है, जेड आपने क्या कर दिया फिक्स, ये क्या है, जेड इक्वल टू, यानी कि मान लीजिए इसकी जो लेंथ है टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है, लेंथ मान लीजिए इसकी एल है, तो आपने क्या किया, जेड इक्वल टू एल फिक्स कर दिया, जेड इक्वल टू क्या कर दिया, एल फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर चाहे कहीं भी चले जाओ, उसकी लेंथ कितनी है, एल के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से भी या फिर यहाँ से देख लीजिए, ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ पे। तो दूसरा, अब यहाँ चेंजेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक तो रेडियस में चेंज हो सकता है, दूसरा एंगल में चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब फाई में और इसमें चेंजेस है। ठीक है, तो एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, 8, उसके लिए जेड इक्वल टू एल पे, एट जेड इक्वल टू एल, एरिया एलिमेंट हो जाएगा ये इस तरह से कि फाइव, एक तो इसमें आर में चेंज है, तो आर में क्या होता है, डी आर, और इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, आर डी फाइव, और आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, जेड के। तो कुल मिला के ये बन गया आर डी आर, एक सेकेंड, आर डी फाइव। ठीक है, जेड के। आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है हमारा नीचे। तो इस यहाँ पे अगर कोई एरिया एलिमेंट लेते हैं आप, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये थर्ड, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, माइनस जेड के डायरेक्शन पे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम वही चीज, आर और किसमें चेंज होगा, तो सेम यही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो 8 जेड इक्वल टू 0, ये प्लेन कौन सा है, जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 0 के ऊपर क्या हो जाएगा आपके, डी ए जो मिलेगा आपको फिर से मिल जाएगा, डी आर डी फाइव, और हो जाएगा क्या, माइनस जेड के। ठीक है, तो कुल मिला के आप लिख दें, चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, आर को आगे ले आइए और डी फाइव और माइनस जेड के। ठीक है, फोर्थ एरिया, फोर्थ एरिया देखिए, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये पार्ट। ठीक है, तो इस तरफ जो पार्ट दिख रहा है इसका मतलब क्या, इस पे कहीं पे भी आप चले जाएं, है ना, ये फोर्थ एरिया पे कहीं पे भी चले जाए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इस तरफ होने का मतलब क्या, माइनस फाइव केप, ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस फाइव केप डायरेक्शन है। ठीक है, कहाँ पे है ये, कहाँ पे सिचुएटेड है, फाइव इक्वल टू फाइव वन पे सिचुएटेड। अब फाइव वन मतलब जो भी एंगल होगा, मान लीजिए 30 डिग्री है तो फाइव इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री पे सिचुएटेड हो जाएगा। ठीक है, किस एंगल पे है ये, अभी हमारे पास फाइव वन पे हमने जनरल एक पॉइंट लिया, तो क्या हो गया, 8 फाइव इक्वल टू फाइव वन, फाइव इक्वल टू किस पे है, फाइव वन। अब नेक्स्ट इस पे अगर आप चेंजेस करते हो तो इसका मतलब एक तो आर में चेंजेस होगा, एक किसमें होगा, जेड में चेंजेस होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आप एरिया एलिमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, आर में चेंजेस डी आर, और जेड में चेंजेस डी जेड, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है माइनस फाइव के, है ना, वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, क्योंकि इस तरफ है। सिमिलरली अगर इस पांचवे पे जो उस तरफ है, उस तरफ पे जाओगे तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, प्लस फाइव के, है ना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इस पांचवे पे लेता हूँ तो डायरेक्शन कौन सी होगी, प्लस फाइव के डायरेक्शन होगी। ठीक है, रहेगा क्या, 8 फाइव इक्वल टू फाइव टू, क्योंकि ये वो जो पीछे वाला है वो किस पे है, वो फाइव टू एंगल पे है ना, पीछे है तो इसका मतलब इस तरह से बना हुआ है, तो ये इधर से फाइव वन एंगल पे है, तो ये किस पे है, फाइव टू एंगल पे। तो इस तरफ जो डायरेक्शन रहेगी कैसे रहेंगे, इस तरफ, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है, फाइव की डायरेक्शन है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, फाइव की। तो डी ये जो मेरा बनेगा यहाँ पे, इस पे बन जाएगा डी आर डी जेड और फाइव के। ठीक है, आगे समझ में। तो कुल मिला के जो है, ये जो है हमारे पास एरिया एलिमेंट हो सकते हैं, 5 एरिया एलिमेंट हो सकते हैं, किसके लिए, एक सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है उसके लिए। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जितने भी मैंने एरिया एलिमेंट लिए, देखिए वॉल्यूम एलिमेंट डायरेक्टली है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ध्यान में रहेगा। एरिया एलिमेंट जो मैंने लिए उस पर आप स्पेशली फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि हम जब आगे गाउस के नियम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम इस लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दूसरे तीसरे वीडियो तक हम लोग क्या, दूसरे वीडियो तक हो सकता है कि हम लोग कहाँ पहुंच जाए, गाउस के लॉ पे पहुंच जाए। तो गाउस लॉ से हम क्या करेंगे, बहुत सारे इक्वेशन सोल्व करेंगे, सिलेंडर के लिए निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, स्फीयर के लिए निकालेंगे, होलो स्फीयर के लिए निकालेंगे, जितनी भी एक सिमेट्रिक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसके लिए हम निकालेंगे। तो वहां मुझे क्या चाहिए, वहां मुझे चाहिए क्या, ये जो अपने एरिया एलिमेंट है ना, क्योंकि एरिया के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे वहां पे, वॉल्यूम और एरिया दोनों में, दोनों ही केस में क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो मुझे एलिमेंट देखना होगा कि वो कहां पे सिचुएटेड है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसका एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये एरिया एलिमेंट यहाँ खत्म हो गया। उसके अलावा जो है 2-3 चीजें और फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स की, वो जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। बस ये 3 चीज हो जाएंगी तो फिर हम हमारे
इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कर्ल वर्ल ये तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रखे हैं उनके फॉर्मूले। हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए पोलर में और सिलेंडर में, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास सिचुएशन पैदा होने वाली है वो किस में होगी, पोलर में, और जो स्पेरिकल है स्पेरिकल में, और जो होगी वो किस में होगी, सिलेंडर में हमारे पास होगी। ठीक है, तो आइए चलिए आगे देख लेते हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी है लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं उस पर नहीं जा रहा। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा अब इसके बाद में ग्रेडियंट। ठीक है, क्या रहेगा, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या, सबसे पहले एक दिमाग में रखिए, ग्रेडियंट का मतलब होता है अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या देख रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का ना। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट खुद क्या होता है, वेक्टर होता है, लेकिन ये किसी स्केलर क्वांटिटी पे लगता है। स्केलर क्वांटिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पोटेंशियल। ठीक है, तो स्केलर फिजिकल जो क्वांटिटी है उसके ऊपर अगर हम ग्रेड लगाते हैं, इसका मतलब है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि अभिलंब की दिशा में अधिकतम जो उसका क्या कह सकते हैं उसको, अधिकतम चेंज को क्या कहेंगे, परिवर्तन, है ना। अधिकतम जो हमारा परिवर्तन होगा किसके रेस्पेक्ट में, उस फिजिकल क्वांटिटी का, वही हमारा क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जो चेंजेस होगा वो। ठीक है, तो कुल मिला के ग्रेडियंट के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। आपको सिर्फ ये लिखना है, पहला क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि मैं कहता हूँ ग्रेड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, नॉर्मली हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं ना, ए से सबको लिख देता हूँ। तो ग्रेड ए क्या है, ए होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसके आप ऊपर ग्रेड लगाएंगे तो ग्रेड कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, डेल ए एक्स अपॉन, या डेल ए लिख दीजिए सीधा, डेल ए अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल, अब हमने यहाँ पे एक्स वाई कैप लिया था ना अभी कार्टेशियन में, तो वही करने दीजिए, एक्स कैप प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई, वाई कैप प्लस डेल ए ओवर डेल जेड और जेड कैप। ठीक है, ये आपको पता है कार्टेशियन में। दूसरा जो है मेरा वो है ग्रेड, किसमें, यही ग्रेड जो मुझे लिखना है, किसमें लिखना है, मान लीजिए कि इसको मैं पूरा नहीं लिख के ऐसे लिख देता हूं, है ना। किसमें लिखना है मुझे, इसको लिखना है मुझे, सपोज कर लीजिए कि अच्छा, ग्रेड के अंदर भी जो है इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ना। एक बार आप ऐसे करिए, इसको फॉर्मूले बनाने के लिए इस तरह से लिखने की बजाय आप सीधा सीधा लिखिए कि इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब है हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स, ये एक्स कैप के साथ, प्लस वाई कैप के साथ डेल ओवर डेल वाई, प्लस जेड कैप के साथ डेल ओवर डेल जेड, और ये ए आपके इस तरफ बाहर चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको किस में लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या होगा ना, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है मेरे पास, आर थीटा जेड में, ये किस में, एक्स वाई जेड में। अब इसको लिखूंगा मैं आर फाइव और जेड में, तो आर फाइव जेड में लिखूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सिमिलर जी इक्वेशन बन जाएगी, डेल ओवर, पहले तो आर कैप, तो डेल ओवर डेल आर, प्लस दूसरा होगा फाइव कैप, है ना, फाइव कैप 1 अपॉन आर। ठीक है, डेल ओवर डेल फाइव, डेल ओवर डेल फाइव। दूसरा जेड कैप, तो डेल ओवर डेल जेड, और ये चलेगा इसके साथ ए। तो इसका मतलब इस डेल का आर फाइव और थीटा में क्या रिप्लेसमेंट होगा, आर फाइव थीटा में आर का डायरेक्टली ये हो गया, फाइव वाले में क्या हो रहा है, आर और उसके बाद में डेल फाइव आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसी तरह से मान लीजिए इस ग्रेड को आपको निकालना है आर थीटा और फाइव में, यानी कि कौन सा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास आर कैप डेल ओवर डेल आर, प्लस दूसरा बनेगा थीटा के 1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा। ठीक है, प्लस अगला बन जाएगा अगला कौन सा, फाइव कैप, है ना, तो फाइव कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल फाइव। ठीक है, ये तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये अगला मिलेगा आपको आर थीटा और फाइव में इसकी वैल्यू। ठीक है, किसकी, ग्रेड की वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूले हैं ग्रेड वाले, ये आपको याद होने चाहिए। अब ये यूज कहाँ आएंगे, आप देखिए कि आपको मैक्सिमम जो है
समस्या जो दी जाएंगी, जो आपको एग्जाम में अब आ रही है, वो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो है समस्या आपको बहुत कम दिखने को मिलेगी। ग्रेड भी हमें निकालना हो तो किसमें निकालना होगा, आप स्फेरिकल जो बॉडी होगी उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ग्रेड निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि आप देखिए ग्रेड भी किसके बराबर होता है, माइनस ग्रेड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू चाहिए होगी वहां पे, ठीक है, क्या चाहिए होगी, ये वाली वैल्यू चाहिए होगी। अब नॉर्मली क्या है, अभी तक जो है आर का फंक्शन आता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप डेल बाई डेल आर कर देते। अगर मान लीजिए वो फंक्शन आर साइन थीटा या आर साइन थीटा की या कोस थीटा की वैल्यू में कुछ फंक्शन आता, उसका अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप देखना, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन आता है, वो डेरिवेशन आप जब 11-12 की बुक में देखते हो तो आपको 3 पेज या 2 पेज सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, और जब हम इससे सॉल्यूशन करेंगे तो आपके चुटकी में दूसरी स्टेप के आपके अंदर आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। चलिए, तो इस तरह की सिचुएशन आपको मिलने वाली है। दूसरा है फिर ये ग्रेड का हो गया, अब चलते हैं हम किसमें, डाइवर्जेंस के अंदर, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको याद रखने का, हालांकि इनका जो है बनाने का तरीका है, हम उसमें आर की उसकी H1 की वैल्यू रख सकते हैं, एक फॉर्मूला याद करके उसको रखे, लेकिन सिंपली आप सीधा सीधा याद रख लीजिए, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर याद रखने में कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। क्या है कि भाई एक्स आर तो है वो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का डायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का डेरिवेशन नहीं हो रहा, तो 1/डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे आर 1/r करना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1/r, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि डिस्टेंस कौन सी होती है, आर साइन थीटा, तो इसलिए मुझे आर साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ा, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब अल्टीमेटली क्या है, डेल एक्स का मतलब चेंज इन डिस्टेंस, तो ये चेंज इन एक्स का मतलब एक्स क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डेरिवेशन, डिस्टेंस का डिवाइड हो रहा, तो हमने डिस्टेंस का हर जगह डिवाइड किया, या थीटा का डिवाइड करते तो इसमें डायमेंशनली ये सही नहीं होता, इसलिए हमें इसमें आर लगाना पड़ा, ठीक है। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं याद, है ना। चलिए, अब दूसरा आता है डाइवर्जेंस, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब समझे, ग्रेडियंट का मतलब है नॉर्मल डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, वो मेरा ग्रेडियंट हुआ। अब दूसरा जो है वो है डाइवर्जेंस। चलिए डाइवर्जेंस को देख लेते हैं। चलिए, तो डाइवर्जेंस के अंदर जो है वो पहले लिखिए मतलब क्या होता है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब है जब भी कोई फील्ड हो, है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, कोई सा भी अगर फील्ड हो, तो उस फील्ड में से जो फील्ड लाइन कितनी निकली, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ऐसे डाइवर्ज करना, है ना। हम क्या कहते हैं, प्लस अगर चार्ज है हमारा तो इस तरह से क्या निकलती है, फील्ड लाइन निकलती है ना, तो फील्ड लाइन निकलती है, तो ये फील्ड लाइन क्या हो रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही हो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होने का मतलब दूर जा रही है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि हम अगर इसमें कोई एरिया बनाते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर फील्ड लाइन, अगर मान लीजिए डाइवर्जेंस कितना है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें फील्ड लाइन निकल रही है, इसका मतलब वो क्या है, डाइवर्ज हो रही है। अगर मान लीजिए डाइवर्जेंस नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस नहीं होकर वापस क्या उल्टा, डाइवर्जेंस का उल्टा क्या होगा कि फील्ड लाइन जो है पास पास आ रही है, तो पास पास कब आएगी, जब आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, इस तरह से फील्ड लाइन अंदर आती है, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब एक तरह से फ्लो मान लीजिए ना, कि फ्लो अगर बाहर की तरफ है तो डाइवर्जेंस क्या होगा, उस फील्ड के लिए डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। फ्लो अगर अंदर की ओर है टोटल मिला के, तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर मान लीजिए टोटल मिला के डाइवर्जेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, डाइवर्जेंस 0 होने का मतलब हुआ कि जितनी फील्ड लाइन, कोई सा भी फील्ड हो, जितनी फील्ड लाइन जा रही है किसी एरिया में से, उतनी फील्ड लाइन क्या हो रही है, वापस अंदर आ रही है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई डाइपोल पड़ा है ना, कोई डाइपोल पड़ा है, इसके चारों तरफ मुझे डाइपोल का डाइवर्जेंस निकालना है। जैसे डाइपोल का डाइवर्जेंस निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, इसी में है, तो इसका मतलब इसमें से निकलेगी, इसमें वापस आ जाएगी, इसमें से निकलेगी, इसमें से फील्ड लाइन क्या होगी, ऐसे वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल के लिए डाइवर्जेंस कितना होगा, डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑलवेज क्या होता है, डाइपोल में ही होता है, कभी आप मोनोपोल में नहीं देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी आप क्या देखते हैं, मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब क्या है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एस आपको मिल जाए, है ना, कभी यह नहीं होगा कि सिर्फ आपको नॉर्थ मिल जाए, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर एक पोल होता है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज सिंगल हो सकता है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है उसके साथ, ठीक है। नेगेटिव सिंगल हो सकता है, जरूरी नहीं हो पॉजिटिव की उसके साथ में हो, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, मोनोपोल। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो अगर मैं मैग्नेट लेता हूं कोई उस फील्ड को ले जाने के लिए, तो वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होंगे, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों एक साथ होंगे, वो कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। मैग्नेट को तोड़ते हैं बीच में से क्या होता है, साउथ नॉर्थ अपने आप बन जाते हैं, ठीक है।
चलिए, और वो क्यों बनते हैं उसका बहुत अच्छा रीजन है, बहुत तगड़ा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट चार्ज से ही बनता है, उसके लिए कोई अलग चीज नहीं होती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब हम कल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन की वजह से बनता है। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव करता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके फ्लक्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ठीक है, चलिए वो बात कल करेंगे। तो डाइवर्जेंस में आते हैं। डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला नॉर्मली है वो मैंने बता दिया। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, वो फील्ड के फ्लो को एक तरह से आप करने से प्रदर्शित करता है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, फील्ड के फ्लो को। फ्लो यानी कि फील्ड लाइन से वो बाहर की तरफ जा रही है किसी एरिया में से, अंदर की तरफ आ रही है, या फिर उसके अंदर टोटल जो है फील्ड, अगर डाइवर्जेंस जीरो इसका मतलब क्या हुआ कि उस फील्ड में से कोई भी फील्ड लाइन है ना तो बाहर जा रही है ना अंदर आ रही, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट सबने कर दिया है। ठीक है, चलिए डाइवर्जेंस पे आ जाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बड़ा सिस्टम है, सिंपल है। इस बार क्या होगा, डाइवर्जेंस किस पे लगता है, फील्ड पे, और फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है वो किस पे लगता है, पोटेंशियल पे। ग्रेडियंट किस पे लगता है, पोटेंशियल पे, और ये किस पे लगता है, फील्ड पे। और फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बार ए क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी, दिमाग में रखना, ये क्या है, वेक्टर। तो इसका मतलब वेक्टर जब क्वांटिटी है तो इसके अंदर एक्स कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, इसके अंदर वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, वाई और जेड तीनों। अच्छा, वो डिपेंड करेगा हम किसको किस तरह से लिख रहे हैं, तो आप अभी उस तक मत जाइए, है ना। चलिए, डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं लिखूंगा तो कार्टेशियन में क्या लिख दूंगा, ये इस तरह से होगा कि डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स, कौन सा पार्ट लेना है, इस ए का एक्स वा कंपोनेंट, यानी कि जो एक्स के रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट है वो डेल ओवर डेल वाई ए वाई, डेल ओवर ए डेल डेल सॉरी डेल ए जेड ओवर डेल जेड। ठीक है, तो कुल मिला के मिलने वाली क्वांटिटी को क्या मिलेगी हमें, स्केलर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वेक्टर पे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, स्केलर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर आ गया। ठीक है, दूसरा अगर मान लीजिए मैं किसमें, ये तो किसमें है, एक्स वाई जेड में है। अगर मुझे आर थीटा और, अच्छा पहले वो लिख देते हैं आर थीटा और जेड, आर फाई और जेड में लिख देते हैं, सिलेंडर पहले लिख देते हैं ना। तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो सिलेंडर की कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर की कोऑर्डिनेट में इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि ये जो डाइवर्जेंस है ये बनेगा मेरे पास डेल ओवर डेल आर और 1/r, सॉरी 1/r डेल ओवर डेल आर, आर ए आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आर ए आर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो आपका ए जो है उसके अंदर जो पहला आर के पी डायरेक्शन का जो आपका कंपोनेंट है उसको आर से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ रखना है। ठीक है, प्लस के अंदर। ठीक है, फिर किस में जाएंगे, फाई कंपोनेंट में। तो जो फाई कंपोनेंट होगा उसके अंदर सीधा सीधा हो जाएगा 1/r डेल ए फाई ओवर फाई। ठीक है, और जेड कंपोनेंट जो होगा वो तो डायरेक्टली हो जाएगा डेल ए जेड ओवर डेल जेड, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नॉर्मली है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी जो है दिक्कतें स्टार्ट होगी। ग्रेडियंट तक तो आपको ठीक है, उसमें आपने सिमेट्री के अकॉर्डिंग करके सोल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइवर्जेंस में जो है ये बड़ी दिक्कत करने वाली चीज है ना। तो आपको कोई और चीज याद हो या नहीं हो, ठीक है, डाइवर्जेंस के अंदर या जो भी कर्ल के अंदर जाएंगे, ये जो पहला पार्टिकल जो किस पे डिपेंड करता है, रेडियल वेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि आर केप पे डिपेंड करता है, वो याद होना जरूरी है। ठीक है, ये याद होगा तो आपकी बहुत सारी, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से आगे एग्जामिनर बढ़ता नहीं है, फाई के फंक्शन वगैरह नहीं देता है, ठीक है, अवॉइड करता है उनको देने में। ठीक है, चलिए फिर आगे आर थीटा और फाई वाले में चलते हैं। तो आर थीटा और फाई वाले में चलते हैं तो उसके अंदर क्या बनेगा, यानी कि जिसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसके अंदर ये इक्वेशन सेम बनेगी 1/, अब क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है आर का, ये क्या आता है, आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, फिर यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डायमेंशनली दोनों को करेक्ट रखना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से, प्लस अब दूसरा क्या आता है यहाँ पे, थीटा की फॉर्म। तो जो थीटा की फॉर्म आती है उसके अंदर आ जाता है 1/r साइन थीटा, है ना, 1/r साइन थीटा, और यहाँ आता है डेल ओवर डेल थीटा। ठीक है, और उसके साथ के अंदर जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसमें आ जाता है साइन थीटा फिर से मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा और ए थीटा। ठीक है, प्लस थर्ड कंपोनेंट किसका आता है, थर्ड कंपोनेंट आता है फाई वाले का। ठीक है, तो फाई वाले में ये 1/r साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, अंदर जो है ना आपके वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या रहेगा 1/r साइन थीटा तो रहेगा, और अंदर जो है वो साइन थीटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ क्या रहेगा, फाई केप रहेगा। ठीक है, ये है आपका किसका, ये है डाइवर्जेंस ही है, लेकिन किसमें, आर थीटा फाई में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, बस ये दिमाग में रखना। आगे वाला नहीं भी रहे याद
कोशिश तो करना कि याद रह जाए, नहीं भी रहे तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैक्सिमम है कि इसके आगे मतलब जो फंक्शन देंगे ना आपको वो सिर्फ आर का ही देंगे, ताकि आप आराम से इसको सॉल्यूशन कर सकें, क्योंकि आर में यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है उसका आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरे पास क्या आगे, ये आगे हमारे पास इसके फॉर्मूले डाइवर्जेंस के। अब हम किस में चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे कर्ल के अंदर। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर में आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीजें याद करने वाली फॉर्मूले हैं, लेकिन उनके बिना हम कर नहीं सकते। दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ 11th-12th वाली चीजों में नहीं है, हम किस में नहीं है, 11th-12th वाली चीजों में नहीं है, हम बीएससी और एमएससी करके आ चुके हैं, और वहीं से हमारा एग्जाम के क्वेश्चंस बनने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आपको कोई भी 11th की किताब से उठा के कोई या 12th की किताब से उठा के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पे कोई क्वेश्चन देने वाला मेरे ख्याल से है नहीं। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए, कर्ल, कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल का मतलब ये है कि जो आपका फील्ड है उसकी फील्ड लाइन रोटेटिंग है या नहीं है, यानी कि वो फील्ड जो है वो रोटेशनल है कि नहीं है, उसमें कर्व है कि नहीं है। एक तरह से ये मान लीजिए, अगर उसकी फील्ड लाइन कर्व्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कर्ल नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर कर्व नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, एक तो वो चीज। दूसरा ये बताता है कि जो आपका फील्ड है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है ना। संरक्षित क्षेत्र है तो इसका मतलब कर्ल क्या रहेगा उसका, यानी कि नॉर्मली लाइन इंटीग्रल जो होता है उसका 0 आता है। लाइन इंटीग्रल को जब आगे जाएंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे थ्योरम्स के, 3 थ्योरम्स में और लिखा दूंगा अभी आपको, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कर्ल का मतलब क्या है, ये दर्शाता है कंजर्वेटिव फील्ड को, है ना। कंजर्वेटिव फील्ड यानी कि आपका फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये कौन दर्शाता है कि अगर उसका कर्ल कितना हो 0, कर्ल 0 होगा, इसका मतलब फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा फील्ड है उसका कर्ल कितना है 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कर्ल लिखेंगे, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखेंगे, अगर हम कर्ल लिखते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि एक्स वाई और जेड वाला जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कंजर्वेटिव फील्ड वाला, ये मैं करवाऊंगा भी सी आपको आगे, अभी आएगा, अपन वापस पढ़ेंगे। ये जो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिलेगा। आपको एक इक्वेशन दी होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर पोलर में, जिसमें भी वो देंगे, एक इक्वेशन देंगे, इक्वेशन देकर पूछेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया या जो भी फील्ड दिया मैंने वेक्टर फील्ड, वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना उसका कर्ल निकाल लीजिए। अगर कर्ल कितना है 0, तो आप आराम से सॉल्यूशन कर पाएंगे, यानी कर्ल 0 आ गया, इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड है। अब यहाँ पे देखिए कर्ल कैसे निकालेंगे वो पता होना चाहिए। कार्टेशियन में आपको पता है, मुझे विश्वास है कि आपको 100% पता होना ही चाहिए, होता भी है कार्टेशियन में। ठीक है, मैट्रिक्स सोल्व करनी होती है, डिटर्मिनेंट, तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, और जो भी आपके पास इसके कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये क्या है, ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, दोनों क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना होता है। तो ये किस में आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आ गया। ठीक है, दूसरा चलते हैं हम पोलर में, है ना। पोलर में कौन सा, सिलेंडर वाला, तो आर और फाई और जेड वाले में चलते हैं। ठीक है आर फाई और जेड वाले में चलते हैं, तो उसमें कर्ल कैसे लिखेंगे, तो कर्ल ए, ठीक है, कर्ल ए अगर लिखते हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ लेना पड़ेगा अपने को आर केप, यहाँ लेना पड़ेगा आर फाई केप, और यहाँ लेना पड़ेगा जेड केप। ठीक है, यहाँ लेना पड़ेगा जेड केप। ये होता है डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल फाई और डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, ये इस तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इसका वो लेंगे अपन सिस्टम, तो वो लेंगे हम लोग इसमें आर, हाँ ठीक है, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 1 अपॉन क्या, ए आर, और आर ए फाई कंपोनेंट, और ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या मिलेगा, इस कर्ल की वैल्यू मिलेगी, लेकिन साथ में 1 अपॉन आर भी रहेगा। एक मैं ये लिखना भूल गया था, साथ में क्या रहेगा, 1 अपॉन आर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर, ये वैसे एज इट इज रहेंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या थे, एक्स का यूनिट वेक्टर, वाई का यूनिट वेक्टर, जेड का, तो यहाँ पे क्या रहेंगे आर केप, और इसका फाई केप के साथ में आर मल्टीप्लाई, इसके साथ में जेड केप रहेगा इस तरह से। और यहाँ पे भी क्या होगा, एक आर मल्टीप्लाई होगा इसके कंपोनेंट से। ठीक है, यानी कि अगर एक्स एक कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट आपको अपने आप दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा जो है मेरा वो है आर थीटा और फाई के अंदर। ठीक है, तीसरा किसमें है, आर थीटा और फाई के अंदर। जब आर थीटा और फाई वाले में जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो कर्ल निकालना है, तो कर्ल ए वो हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई में रहेगा। जैसे यहाँ 1 अपॉन आर है तो यहाँ क्या रहेगा,
साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई में, यहाँ रहेगा आर कैप, यहाँ रहेगा आर थीटा और यहाँ रहेगा आर साइन थीटा और फाई कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल थीटा और डेल ओवर डेल फाई, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें आएंगे तो सीधा सीधा ए आर रहेगा, यहाँ रहेगा आर, जो ऊपर आ रहा है बस वही मल्टीप्लाई करते चलिए, आर थीटा, यहाँ रहेगा आर साइन थीटा और ए फाई, जो भी इसके कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हम रख देंगे, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है वही क्या आ रहा है, सेम नीचे मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कर्ल के लिए थोड़ा सा, कर्ल के लिए, ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के लिए थोड़ा सा आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन जो मैंने पढ़ाया है इसको आप देखना चाहते हैं तो आपके ग्रिफिथ की अगर आपके पास बुक है ना, नॉर्मली तो नहीं होती बच्चों के पास ग्रिफिथ की बुक, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की अगर आपके पास डेविड जे ग्रिफिथ की अगर बुक है तो उसमें आप देखेंगे पहला चैप्टर इसी पे सारा जो है वो दे रखा है। मैंने कुछ सार जो चीजें अपने काम के आ सकती है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख कर आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये सब चीजें वो है, 3 डाइवर्जेंस थ्योरम है, फटाफट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उसको भी हमें यूज करना है, तो वो आपको पता है, वो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, तो मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेड की थ्योरम है, डाइवर्जेंस की है, और उसके बाद में एक कर्ल की थ्योरम है ना, स्टोक्स कर्ल थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक जो है हमारे उसके पोटेंशियल के लिए लिखते हैं। ये जो तीनों थ्योरम है उनके मैं डायरेक्ट वो लिख देता हूँ, आपको पहले से हालांकि पता भी होता है ये सब चीजें, फिर भी मैं लिख देता हूँ। लाइन इंटीग्रल के लिए होती है एक तो सरफेस इंटीग्रल, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, वॉल्यूम इंटीग्रल अपना हो चुका है, ठीक है। ये है थ्योरम, फंडामेंटल जो थ्योरम है उसको हम कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के लिए मूल है, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर आगे जाएंगे तो अपन, ठीक है। और इसको इजी बनाने के लिए तो फंडामेंटल थ्योरम में जो पहली थ्योरम है जिसे मैं ग्रेडियंट थ्योरम कहता हूं, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। ग्रेडियंट थ्योरम है वो क्या कहती है, ग्रेडियंट थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई फील्ड है, ठीक है, कोई फील्ड है, तो उस फील्ड को ए से बी उसका ग्रेड वी और डीएल निकालते हैं। डीएल का मतलब क्या है, डीएल का मतलब है लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ग्रेड, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। ये जो निकालते हैं ये क्या होता है, उसका वी ए वी बी, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है, या मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन दे रखी है, ऐसी कोई आपको इंटीग्रल दे रखा है जिसके अंदर ग्रेड वी हो रहा है और उसके बाद में लाइन इंटीग्रल हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल हो रहा है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू, ये जो फंक्शन है उसके अंदर आप सिर्फ ये वैल्यू रख दीजिए और इस वैल्यू में एल की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, क्लोज के लिए करते हैं, यही चीज आप किसके लिए करते हैं, क्लोज के लिए करते हैं। तो क्लोज करेंगे इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जहां से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल मतलब हम क्या कर रहे हैं, परिसंचरण कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस के लिए इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो v माइनस वी क्या होगा, 0, तो ये कितना आता है, 0 आता है। ये मेरा है ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। दूसरा क्या है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का जो थ्योरम है वो क्या कहता है, डाइवर्जेंस नहीं, डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, जिसे हम दूसरे नाम से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये देखिए, ये करता है कि आपका एरिया जो इंटीग्रल है, एरिया इंटीग्रल और जो लाइन इंटीग्रल है उसमें रिलेशन देता है, किसमें, सॉरी, एरिया इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। एरिया इंटीग्रल और जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसमें क्या देगा, रिलेशन देगा, यानी कि आप इस थ्योरम की सहायता से एरिया को वॉल्यूम और वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट कर सकते हो। आसान होता है, देखो एरिया इंटीग्रल मैंने आपको बताया ना कि एक अगर आप स्फीयर लेते हो तो उसके कितने एरिया निकले, 3 एरिया निकले, ठीक है। एक अगर आप बॉक्स लेते हो तो उसके एरिया कितने निकले, उसके 6 एरिया निकले। तो इसका मतलब उन 6 एरिया को जोड़ के और फिर हम उसके इंटीग्रल की वैल्यू निकालें, उससे अच्छा सीधा वॉल्यूम इंटीग्रल कर दे तो एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको ईजी बनाने के लिए तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी जो फील्ड है, ठीक है, कोई भी जो फील्ड है उसका अगर एरिया इंटीग्रल दे रखा है किसी क्लोज सरफेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कौन सा है, एरिया। ये डी ए लिखने का मतलब क्या है, मेरा एरिया इंटीग्रल है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है। क्या कर दूं, डाइवर्जेंस निकाल दूं इस ए का और किस में कन्वर्ट कर दूं, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। तो एरिया इंटीग्रल को इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
है ना। इसको एरिया या फिर ऐसे एस से लिख के सरफेस कर सकते हैं, यानी कि सरफेस या एरिया इंटीग्रल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। है क्या कि एरिया इंटीग्रल अगर हो रहा है तो उस एरिया इंटीग्रल का क्या निकाल दीजिए, जो भी आपका फंक्शन है उसका डाइवर्जेंस निकाल दीजिए, डाइवर्जेंस यहाँ रख के उसको सीधे सीधे क्या रख दीजिए, वॉल्यूम। अच्छा ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होती, तो ये क्या हो गया, ठीक है। तीसरा जो है वो है स्टोक्स, ये गॉस ने दिया था, गाउस ने, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, गाउस डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है, वो है कर्ल थ्योरम, ठीक है। तो कर्ल थ्योरम में वो किसने दिया था, स्टोक्स ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, स्टोक्स ने दिया था। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम, तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम ये क्या कहता है, ये जो रिलेशन देता है किसमें, ये देता है लाइन इंटीग्रल और हमारा एरिया इंटीग्रल में, यानी कि तो लाइन से एरिया में जाना है तो ये हो गया, एरिया से वॉल्यूम में जाना है तो ये हो गया, ठीक है। इन दोनों में, इन तीनों में आपस में रिलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वॉल्यूम में। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, तो लाइन इंटीग्रल हो गया किसी हमारे कोई वेक्टर है ए, उस वेक्टर ए का हम क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल भी कौन सा, क्लोज, यानी कि परिसंचरण वाला ले रहे हैं हम ना, परिसंचरण वाला क्या ले रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। इस लाइन इंटीग्रल को मुझे क्या करना है, एरिया में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि नाम क्या है, कर्ल, तो इसका मतलब क्या करना है, इसका कर्ल लेना है, ठीक है। किसका कर्ल लेना है, ए का कर्ल लेना है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया इंटीग्रल में, यानी कि सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में ये चीज। तो ये तीनों जो थ्योरम है ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये जो हमने आज जितना भी चीज पढ़ा है वो भले ही याद करने वाली हो, ठीक है, भले ही याद करने वाली हो, लेकिन इसके बिना आपका आगे काम चलने वाला नहीं है। और ये मैं जो चीजें प्रूव कर दूंगा दूसरे या तीसरे वीडियो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे तो उसके दूसरे वीडियो में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि आपका इस डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, इनके पोलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और बाकी जो भी हैं कोऑर्डिनेट जो हमने सिलेंडर कोऑर्डिनेट पढ़े हैं उनके बिना काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी जो सिचुएशन अगर आपको एकदम ईजी करनी है, ठीक है, घबराना नहीं है, एग्जाम में, एग्जाम के जो क्वेश्चन उनको क्रैक करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इजी कर देगी आपकी लाइफ को अगर आप इतना सा समझ लेते हैं तो। तीन थ्योरम ये हो गए, ठीक है, तीन वही कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, उनका स्फेरिकल जो आपको डाइवर्जेंस उसका पता है कार्टेशियन का, तो उसके बाद में सिलेंड्रिकल और वो, और देन उसके पहले जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े ये, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, ठीक है। और करीब करीब मैंने जो है फंडामेंटल जो आपकी वेक्टर एनालिसिस है जिसके बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संभव नहीं है वो लगभग करवा दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो आप ग्रिफिथ की बुक जो है, डेविड जे ग्रिफिथ, उनकी बुक्स ले सकते हैं, उसके अंदर आपको पूरा पूरा चैप्टर मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और उसके जो क्या कह सकते हैं कि डेरिवेशंस भी, कैसे ये जो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस आपस में या फिर इनके आपस में इंटरचेंज करना, रिलेशन, वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पढ़ना आपको जरूरी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, और उसके साथ साथ जो है मुझे पता है कि आप लोगों को, मेरे जो लोग देख रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन है कि मैं वीडियो लेक्चर अच्छे से ठीक ठाक बना रहा हूँ, अच्छे तो नहीं लेकिन ठीक ठाक बना रहा हूँ, जिससे आपका काम चल जाएगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इसको शेयर करें, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, मुझे पता है जयपुर और जो बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जयपुर, जोधपुर वगैरह में, उसमें कोचिंग वगैरह चलाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे जो लोग कभी सिलेक्टेड नहीं हुए वो लोग वहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि वो इसमें एफर्ट लगा के कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों से है कि हो सकता है कुछ लोग अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत अभी पीछे हूँ पढ़ाने के मामले, ये मान लीजिए मुझे तो बहुत कुछ आगे अभी करना है, तो मैं तो अभी स्टार्टिंग के फेज में हूँ। तो आप लोगों को मैं जितना समझा सकता हूँ, जितना मेरे में एफर्ट है उतना कोशिश कर रहा हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि उन लोगों के पैसे बचें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग की जो नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट हो सके। और उसके बाद तो क्योंकि बाकी सब तो आपको पता है, अपने अपने उस पर डिपेंड करता है, सो पे आपने किस तरह से पढ़ाई करी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।